नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो हिंदी साहित्य के प्रश्न करते हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो, वो करेंगे भाई आज। पिछले हम 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं आपके सामने, आज 5वां करेंगे भाई। अब पिछले में देखिए, एक प्रश्न में कुछ ऐसा है, वो टेक्निकल फॉल्ट की उत्तर नहीं बताया गया है। वैसे तो देखो कमेंट्स में डाल दिया गया था, लेकिन किसी ने नहीं देखा हो तो छठा नंबर जो प्रैक्टिस सेट 3 है, उसमें छठा प्रश्न है भाई कि देखो प्रश्न क्या था, मैं फिर लिखती हूं आपके सामने। हिंदी में या हिंदी भाषा में, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा, ये प्रश्न था भाई। और फिर इसका उत्तर बताना अब आप। ये प्रश्न पूछा गया था आपके सामने, और ऑप्शन में भी गारशादी तासी भी था, और दूसरे विकल्प में आपके सामने शिव सिंह सेंगर भी था। अब देखिए, जो शिव सिंह सेंगर, इसका जो उत्तर होगा वो होगा भाई शिव सिंह सेंगर। अब कई बच्चों को डाउट होगा इसमें कि ये नहीं हो सकता, एक गारशादी तासी होगा। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूंगी, थोड़ा सा यहाँ पे देखो कि जो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ जो लिखा है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास, तो देखो अगर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास, इस हिंदी को हटा दिया जाए, आपके सामने से ये हटा दिया जाए, और अगर ये प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा, तो फिर उसका उत्तर होगा भाई गारशादी तासी। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दी ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ये ग्रंथ लिखा था, पहला ग्रंथ था 1839 ईस्वी में। कई बार पूछा गया है, लेकिन देखो यहां थोड़ा सा हिंदी में, तो देखो हमने जो पहली क्लास नए बैच की शुरू की थी, जो यूट्यूब पे भी मिलेगी आपको विबोध एकेडमी के, उसमें देखो ये डिटेल से बताया था कि हिंदी में, हिंदी भाषा में पहला जो अगर पूछ लिया जाएगा तो फिर ये शिव सिंह सेंगर होगा भाई, क्योंकि इन्होंने ही शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है वो हिंदी भाषा में लिखा है। तो हिंदी भाषा में लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम शिव सिंह सरोज है, शिव सिंह सेंगर का। तो इसका उत्तर शिव सिंह सेंगर होगा, ये आप याद रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, क्योंकि थोड़े से हेरफेर से ही उत्तर में परिवर्तन आ जाता है। और एक देखो वहां पे अष्टछाप की स्थापना, मैंने एक प्रश्न करवाया था और अष्टछाप का था वो, कि अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है। तो अष्टछाप की स्थापना वहां देखो मैंने बता दी थी, वो बोलने में थोड़ी सी चूक रह गई थी, वो 1565 ईस्वी आएगा। 1565 में, 1865 बोल दिया था, वो ये ठीक करना, 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। ये जो 1-2 प्रश्न थे पिछले जिसमें कंफ्यूजन था आपके सामने। अब हम आज करेंगे अगले जो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी सभी परीक्षाओं में हमने टीजीटी, पीजीटी सभी स्टेट्स की, और नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जितने भी पेपर हम उपलब्ध करवा पाएंगे वो प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे भाई। ये देखो अगला आज हम करेंगे, यदि आपको संपूर्ण तैयारी करनी है नेट, जेआरएफ की या किसी भी परीक्षा की हिंदी विषय से संबंधित, तो आप हमारी विबोध एकेडमी नाम से ही एप्लीकेशन है, वहां से आप खरीद लेना कोर्स। अब तो छूट भी दी हुई है, डिस्काउंट मिला है आप फीस पे कुछ समय के लिए। और अधिक जानकारी के लिए आपके सामने जो नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पे, उस पे कांटेक्ट आप कर सकते हो। तो आज हम अपना शुरू करते हैं भाई अपना टॉपिक। आज के प्रश्न आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है, देखो, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, अच्छी परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न, और बच्चे गलत कर देते हैं इस प्रश्न को। तो देखो, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। विकल्प है आपके सामने, भरत मुनि है, पतंजलि, राजशेखर और भाम्य। तो इसमें जो बी विकल्प है पतंजलि, ये बिल्कुल सही है।
ये पूछा गया है, नेट में भी कई बार पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया है ये वाला प्रश्न। और देखो, यदि एक बार नाट्य शास्त्र का भी इसी तरह का प्रश्न एक और पूछा गया था कि ऐसा ग्रंथ सर्वप्रथम किस ग्रंथ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया गया है, तो फिर वो आप नाट्य शास्त्र बताएंगे भी, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। और देखो, नाट्य शास्त्र से संबंधित एक कंफ्यूजन आपको रहता है, कल परसों ही किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, एक है ये ग्रंथ है भाई नाट्य शास्त्र, ये जो नाट्य शास्त्र है ये भरत मुनि का है जिसमें रस सूत्र दिया है, आप सबको पता है इसका। तो लेकिन इसी से मिलता जुलता एक ग्रंथ देखो, ये तो है भाई किसका, भरत मुनि का। भरत मुनि जो, और इसी जो ग्रंथ में रस सूत्र दिया इन्होंने, रस सिद्धांत, जो भारतीय काव्य शास्त्र का या संस्कृत समीक्षा शास्त्र का प्रथम सिद्धांत माना जाता है, रस सिद्धांत। और एक इसी तरह की रचना है भाई नाट्य दर्पण। ये नाट्य दर्पण रचना पूछी गई है कई, मैं अब देखती हूँ आपके पिछले प्रश्नों को ढूंढती हूँ, तो वहां मेरे सामने कई जगह आया कि ये पूछ लिया जाता है, और फिर उसमें ऑप्शन में आपको क्या विकल्प भी भरत मुनि मिलता है, और बच्चे थोड़ा सा नाट्य देखते ही ये सोचते हैं कि तो भरत मुनि का है। लेकिन नाट्य दर्पण जो है ये गुणचंद्र और रामचंद्र की रचना है भाई, ये दोनों में जो थोड़ा थोड़ा अंतर है ना, ये आपको याद रखना है। ये गुणचंद्र और रामचंद्र, इनकी रचना है भाई, ये दो व्यक्ति हैं, इन्होंने लिखी है, गुणचंद्र और रामचंद्र ने नाट्य दर्पण। अगला जो प्रश्न है आपके सामने दूसरे नंबर का, वो है भाई 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है। तो देखिए 84 वैष्णव की वार्ता ये भी कई बार पूछा गया है, और इसके साथ ही एक प्रश्न पूछा जाता है 252 वैष्णव की वार्ता। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति ने लिखी है, 252 वैष्णव की वार्ता भी और 84 वैष्णव की वार्ता भी। ये लिखी है भाई गोस्वामी गोकुलनाथ ने, जो इसमें डी विकल्प है ये बिल्कुल सही है। और जो 84 वैष्णव की वार्ता है इसमें तो वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का वर्णन है, और जो 252 वैष्णव की वार्ता है उसमें विठलाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। और देखिए अष्टछाप के 8 कवि थे। अष्टछाप की स्थापना अभी देखिए हमने 1565 ईस्वी में हुई, और विठलाचार्य ने की। ये प्रश्न भी कई बार बनता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की, तो वहां वल्लभाचार्य उत्तर नहीं आएगा भाई, क्योंकि विकल्प में आपको वल्लभाचार्य भी मिलेगा। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। अष्टछाप की स्थापना की थी किसने, विठलाचार्य ने, और उसमें 8 अष्टछाप का मतलब अष्ट यानी कि 8 कवियों को शामिल किया गया है उसमें, और जो 4 तो है ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य उसमें, और 4 कौन है फिर विठलाचार्य के शिष्य। ये प्रश्न भी बनता है, तो ये याद रखना है। और ये गोस्वामी जो गोकुलनाथ हैं ये विठलाचार्य के पुत्र हैं और वल्लभाचार्य के पौत्र हैं। तो इस तरह से ये जो गोस्वामी गोकुलनाथ, इसका डी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही है, 84 वैष्णव की वार्ता। अगला जो प्रश्न है ये है भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ये प्रश्न भी देखो कई बार बना है, फिर से रिपीट हुआ है। हमने 3-4 जो प्रैक्टिस सेट किए हैं उसमें चारों में ये प्रश्न पूछा गया है, अलग अलग पेपर में आया है ये प्रश्न, अब आज फिर से आ गया। देखो इसमें जो ए विकल्प है आपके सामने ये बिल्कुल सही होगा भाई, कि भारतीय संविधान के 343वें अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो ए विकल्प बिल्कुल सही है, और 343 से लेकर 351 तक हिंदी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं हिंदी भाषा से, ये भी आपको याद रखना है, भाषा से संबंधित प्रावधान है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है भाई आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है, और विकल्प है आपके सामने ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु। तो ये इसका जो सी विकल्प है भाई ये बिल्कुल सही है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है आल्हा। और देखो ये पुरानी बात आपने सुना भी होगा, जो ये स्वांग परंपरा होती थी, जो स्वांग होते थे पहले करते थे, जैसे पुराने राजा महाराजाओं की कहानी के बेस्ड लोकल जो आप ये लगाओ लोक कथाएं आप उनको बोल सकते हो, मनोरंजन के लिए गांव गांव में घूम के करते थे वो लोग, इससे शिक्षा भी मिलती थी और मनोरंजन भी।
वहां पर देखो कई बार बताया जाता है ये कि कुछ आदमी इतने गुणशील होते थे कि वो आल लगा के क्या होते थे बादलों को बुला लेते थे। उनमें इतनी शक्ति होती थी कि वर्षा करवा देते थे वो। अगला जो प्रश्न है पांचवा आपके सामने, पांचवा प्रश्न है भाई बीसल देव रासो के रचयिता कौन है। देखो प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा आपको, कोई बात नहीं। ये प्रश्न है भाई बीसल देव रासो की रचना किसने की। तो बीसल देव रासो की रचना किसने की है भाई, नरपति नाहले ने की है। और कई जगह ये नलपति नाहले भी मिल जाता है, एक ही बात है भाई बीसल देव रासो की रचना। और देखो बीसल देव रासो से एक प्रश्न पूछा जाता है, ये श्रृंगार प्रधान रचना है। वैसे तो देखो ये आदिकाल की रचना है और आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या कहा है, वीर गाथा काल, यानी कि वीरता की प्रधानता के कारण वीर रस की रचनाएं लिखी गई थी। 12 रचनाओं को आधार बनाया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण करने के लिए। लेकिन उसमें बीसल देव रासो भी सम्मिलित है, लेकिन ये अपवाद रूप में है क्योंकि इसमें वीर रस प्रधान नहीं है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और कई बार पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है इसका जो उत्तर होगा वही वो बी विकल्प होगा, नरपति नाहले। जगनिक है, जैसे देखो परमाल रासो जगनिक की रचना है, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की है। ये कई बार पूछे जाते हैं भाई। एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की। देखो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये पूरा इसका जो नाम है वो है भाई इस्तवार दी लित्तेतूर एंदुई हिंदुस्तानी। ले पीछे पीछे का छोटा लिख दिया, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा भाई सी विकल्प, गारसा दी तासी। ये तो देखो ये जो 5 क्लास तो हमने लगातार डाल रखे हैं भाई आपके लिए आदिकाल की, वहां आप देखोगे तो ये प्रश्न तो आपके गलत हो ही नहीं सकते। आप विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको नए बैच की क्लास मिलेंगी 5, और एक 1.5 घंटे की क्लास है, उसमें पूरा बताया गया है आदिकाल के बारे में। तो वहां आप जाके देख सकते हो, ये प्रश्न आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे, पूरा कंफ्यूजन दूर किया गया है हर बात का। अगला जो प्रश्न है आपके सामने 7वें नंबर का, ये है भाई मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। आप देखो ये भाषा से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और ये क्षेत्र बहुत पूछे जाते हैं, ये सब हमने करवाए हुए हैं आप लोगों को। तो देखो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है भी छोटा नागपुर, इसमें जो डी विकल्प है ये बिल्कुल सही होगा आपके सामने, डी विकल्प। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर का, ये है भाई इसमें कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। ये देखो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, हर परीक्षा में देखे हैं इस तरह के प्रश्न। तो अष्टछाप के सभी कवियों को आप कंठस्थ याद कर लीजिए। देखिए इसमें है भाई सूरदास तो बिल्कुल हैं, बल्लभाचार्य के शिष्य थे। फिर है भाई कुम्भन दास भी बिल्कुल हैं अष्टछाप के, और नंददास भी हैं भाई। देखो कुम्भन दास तो सबसे ज्यादा क्या है, बड़े हैं, और नंददास को सबसे ज्यादा छोटा माना जाता है। और रैदास नहीं है भाई, रैदास तो ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि माने जाते हैं। तो इसमें जो डी विकल्प है ये बिल्कुल सही है भाई। और देखो कुम्भन दास से एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है भाई, कुम्भन दास की एक पंक्ति है, संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। अकबर ने इनको अपने दरबार में बुला लिया था, वहां पर इन्होंने ये पंक्ति बोली थी, तो ये कई बार पूछी जाती है। अगला जो प्रश्न है भाई 9वां प्रश्न आपके सामने, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है। तो देखिए अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। आप सब जानते हो अनुराग बांसुरी से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न, इसका जो सही उत्तर होगा वो सी विकल्प होगा भाई, नूर मोहम्मद। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर का आपके सामने, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होली। इसके ऊपर आप महत्वपूर्ण IMP इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा गया है भाई। ये पंक्ति नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होली, ये पद्माकर की पंक्ति है भाई। जो ए विकल्प है आपके सामने ये बिल्कुल सही है।
अगला जो प्रश्न है 11 नंबर का आपके सामने, सखी वे मुझसे कहकर जाते, किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो देखो ये पंक्ति है भाई मैथिली शरणगुप्त की, यशोधरा से है ये। तो जो बी विकल्प है आपके सामने ये बिल्कुल सही है, मैथिली शरणगुप्त। देखिए पंक्ति और ये सब आपको याद करनी पड़ेगी और ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, बार बार अगर आप रिवीजन करोगे तो ये बिल्कुल आसान है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने 12 नंबर का प्रश्न है कि शिवशंभु के चिट्ठे किसकी रचना है? और विकल्प में है भाई आपके सामने प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त। तो जो डी विकल्प है आपके सामने बाल मुकुंद गुप्त, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शिवशंभु के चिट्ठे किसने लिखी थी? बाल मुकुंद गुप्त ने लिखी थी भाई। अगला जो प्रश्न है 13 नंबर का, ये देश, और देखो ये बाल मुकुंद को शिवशंभु के चिट्ठे लिखने की प्रेरणा कहां से मिली, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये लाला लाजपत राय का एक लेख था, उसको पढ़कर इनको वहां से ये लिखने की प्रेरणा जागृत हुई थी। अगला जो प्रश्न है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है, और आपके सामने है भाई देखो अमृत और विष, झूठा सच, अपने अपने अजनबी और अंतराल। तो देखिए जो 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि काल विभाजन की त्रासदी के ऊपर लिखा गया है भी झूठा सच, और ये कई बार पूछा जाता है, ये यशपाल की रचना है झूठा सच, उपन्यास है ये। अगला जो प्रश्न है भाई 14 नंबर का, ये है भाई धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? देखो ये पात्र भी बहुत पूछे जाते हैं, कई तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनको याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि हर परीक्षा में, चाहे वो नेट परीक्षा है, चाहे पीजीटी की, टीजीटी की, कहीं भी हो, पात्र जरूर पूछे जाते हैं। और आप ये मत मानो कि हम नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी की अलग से करें। ये हिंदी साहित्य का इतिहास तो हर परीक्षा, चाहे वो कोई भी परीक्षा है, सबके लिए एक समान है। उसके साथ में जो कुछ गद्य पद्य की रचनाएं लगी होती है ना, वो थोड़ी अलग अलग होती है, और बाकी सब तो सबके लिए समान है। जहां भी हिंदी विषय से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वो लिटरेचर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं साहित्य से, और वो सबके लिए 70% जो नंबर पूछे जाते हैं परीक्षा में, वो हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे जाते हैं। उस इतिहास में आप, और फिर जो कुछ प्रश्न फिर पूछे जाते हैं किससे? व्याकरण से, कुछ गद्य पद्य की जो रचनाएं लगी होती हैं उससे। तो आप एक नेट की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ गद्य और पद्य अलग से पढ़ लो, आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। तो इसमें जो प्रश्न हमारा क्या था भाई, धातु सेन स्कंद गुप्त नाटक का पात्र है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा था भाई स्कंद गुप्त, और इसकी कई पंक्तियां भी पूछी जाती हैं स्कंद गुप्त की और चंद्रगुप्त नाटक की। अगला जो इसमें जो डी विकल्प है ये बिल्कुल सही है भाई, धातु सेन प्रसाद के स्कंद गुप्त नाटक का पात्र है। अब देखो इसको याद कैसे, किस तरह से आप पात्रों को याद कर सकते हो? तो इसको आप स्कंद गुप्त, स्कंद यानी कि सुगंध, इस तरह से गंध, इस तरह से थोड़ा सा आप याद करने का तरीका ढूंढ लिया करो भाई। देखो जैसे धातु सेन, यानी कि आप इस तरह से याद कर लो कि धातु से गंध आती है, कोई भी धातु है उस वो अपनी थोड़ी बहुत अपनी गंध रखती है, तो इस तरह से आपके याद हो जाएगा स्कंद गुप्त कि गंध किसमें? धातु सेन, धातु सेन आती है, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। इस तरह जो आप प्रश्न याद करते हो वो लंबे समय तक आपको याद रहते हैं, और हम इसी तरह से करवाते हैं भाई। पूरा सिलेबस आपका जो हम करवाते हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जितना संभव हो सके उतना सरल तरीके से और ट्रिक के साथ करवाने की कोशिश की जाती है, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और आपका ज्ञान स्थायी हो उसकी। क्योंकि आप पूरे पूरे दिन लगे रहते और फिर याद नहीं, अगर समय पे याद नहीं आया तो फिर क्या फायदा पढ़ने का। अगला जो प्रश्न है भाई आपके सामने, वो है भाई 15 नंबर का, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्त है? यात्रा वृत्त बताना है भाई, चीड़ों पर चांदनी है, भूले बिसरे चित्र, अपनी खबर और पथ के साथी। तो देखो ये चीड़ों पर चांदनी जो निर्मल वर्मा का है, ये यात्रा वृत्त है भाई, ये यात्रा वृत्तांत है। तो ये जो ए विकल्प है आपके सामने ये बिल्कुल सही है। और देखो ये जो बी सी विकल्प है ना, अपनी खबर, ये आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की, ये भी कई बार पूछी जाती है।
तो जो 15 नंबर का प्रश्न था उसका सही उत्तर होगा भाई ए, चीड़ों पर चांदनी। अगला जो प्रश्न है भाई, ये कई बार चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना है ये भी पूछ लेते हैं, तो फिर किसकी? निर्मल वर्मा की। परिंदे और चीड़ों पर चांदनी, ये निर्मल वर्मा की बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? देखो ये नया ज्ञानोदय पत्रिका जो है इसके संपादक बताने हैं भैया आपको, नया ज्ञानोदय के। तो नया जो ज्ञानोदय पत्रिका है इसके जो संपादक हैं वो है भाई रविंद्र कालिया। जो बी विकल्प है बिल्कुल सही है। और देखो कल या परसों का जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए थे उसमें थी ज्ञानोदय पत्रिका, उसमें फिर कौन था? ज्ञान रंजन था। तो ये थोड़ा थोड़ा जो अंतर है ना इसको याद किया करो भाई। अगला जो प्रश्न है भाई इसका जो बी विकल्प सही होगा भाई 16 नंबर के प्रश्न का। अब अगला जो 17 नंबर का प्रश्न आपके सामने है ये भी देखो रिपीट प्रश्न है भाई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? और इसका जो बी विकल्प है चेन्नई, ये बिल्कुल सही है भाई। और जो चेन्नई का पहले जो नाम था मद्रास था, तो कई बार विकल्प में मद्रास मिल जाता है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो फिर उसमें महात्मा गांधी जी ने की थी 1918 ईस्वी में। तो ये याद रखना भी चेन्नई या मद्रास एक ही बात है। अगला जो प्रश्न है भाई आपके सामने, व्यंजना शक्ति का कार्य है। व्यंजना देखो अभिधा लक्षणा और व्यंजना शक्ति, शब्द शक्तियां हैं ये। और इसमें पूछा गया कि व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है। अब इसमें क्या है देखो, मूल अर्थ को व्यक्त करना, मूल अर्थ को व्यक्त करना है या प्रयोजन को व्यक्त करना है या मुख्यार्थ की व्याख्या करनी है या मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना है। तो आप सबको पता चल गया होगा इसका जो डी विकल्प है भाई ये बिल्कुल सही है। क्योंकि व्यंजना, व्यंजना में क्या व्यंग्य छिपा होता है भाई, यानी कि हम जो स्पष्ट कहते हैं ना उससे अर्थ अलग होता है, व्यंग्य छिपा होता है उसमें। तो ये व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य क्या है? मुख्यार्थ में, मुख्यार्थ अर्थ, मुख्य जो अर्थ है उसमें छिपे अकथित यानी कि कहा नहीं गया है उस अर्थ को व्यक्त करना। अगला जो प्रश्न है भाई आपके सामने 19 नंबर का, ये है भाई विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है। देखो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। इसका जो ए विकल्प है देरिदा, जैक देरिदा इनका पूरा नाम है, ये बिल्कुल सही है। और ये उत्तर आधुनिकतावाद का विचारधारा है ये विखंडनवाद, ये भी पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है भाई 20 नंबर का आपके सामने, ये है भाई काव्य में निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की। देखो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। और जो इसमें सी विकल्प है भाई टी.एस. इलियट, ये बिल्कुल सही है। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया है? इलियट ने दिया है भाई। ये याद करने हैं आपको, ये तो बिल्कुल आसान है। यहां से प्रश्न कई बार देखो विखंडनवाद का अंदर से अगर पूछेंगे तो गलत हो सकता है, क्योंकि कई बार कथन निष्कर्ष में या अवधारणात्मक प्रश्न भी यहां से बना दिए जाते हैं, वो थोड़े से कठिन हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न है इस तरह के। तो अगला जो प्रश्न अब आएंगे आपके सामने 21 से 25 तक, वो आएंगे भाई स्थापना और तर्क वाले प्रश्न। उसमें आपको बताना है कि दोनों सही हैं, एक सही या दूसरा गलत है, या ए और आर दोनों गलत है, या ए और आर दोनों सही हैं। तो इस तरह से देखिए हम पहला प्रश्न देखेंगे भाई, भक्ति कालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है। और जो तर्क दिया इसमें ये है, लोक हित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। जो 21 नंबर का प्रश्न हमने देखा कि देखो भक्ति कालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है, बिल्कुल है भाई। भक्ति काल में देखो हमने देखा कि जैसे संतों को देखा, कबीर समाज सुधारक पहले थे, कवि बाद में। तो इसी तरह से क्या ये लोक मंगल की भावनाएं थी, उनमें जो कुरीतियां उस समय फैल गई थी, जड़ समाज को जड़ करने वाली, उनके खिलाफ एक आंदोलन था। वो काव्य आंदोलन आप उसको कह सकते हो। वो ये नहीं है कि भाई लोक मंगल की भावना उसमें नहीं थी। उन्होंने अपने यश के लिए या इस तरह से कोई कविता रचना नहीं की। लोक मंगल, लोगों की भलाई करना उनका मुख्य उद्देश्य था। तो बिल्कुल सही है ये स्थापना। तो
अगला जो तर्क है कि लोक हित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है, बिल्कुल है, लोक हित ही है उनका मुख्य उद्देश्य। तो जो ए और आर दोनों सही है इसमें 21 नंबर में। 22 नंबर का हम प्रश्न देखेंगे भाई कि 22 नंबर का प्रश्न देखो, वियोगी होगा पहला कवि आहा से उपजा होगा गान। ये पंत जी की पंक्ति है, वियोगी होगा पहला कवि। कई बार ये पंक्ति पूछ लेते हैं किसकी है, और ये बिल्कुल सही है भाई, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान। उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये कविता के बारे में पंत जी के विचार हैं। और आगे जो तर्क दिया कि कविता की मूल प्रेरणा वेदना है, बिल्कुल सही है ये बात भी भाई। इसमें भी जो ए और आर दोनों सही हैं 22 नंबर में भी। अगला जो प्रश्न है भाई 23 नंबर का, ये है भाई स्थापना में क्या कहा, भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है। बिल्कुल है, देखो राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है भारतेंदु युगीन हिंदी कविता, बिल्कुल है भाई, सही है ये बात, तो राष्ट्रीय चेतना थी उनमें। तर्क देखिए, सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे, सभी नहीं थे भी, कुछ कवि, यानी आप ये लगाओ मैक्सिमम ज्यादातर कवि जो थे वो सक्रिय थे, लेकिन सभी नहीं थे। तो जो ये तर्क है ये गलत हो जाता है यहाँ। तो आप बोलेंगे यहाँ कि स्थापना ए सही है और तर्क आर गलत है। अगला जो प्रश्न है भाई 24 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, ये है भाई हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। नहीं भाई, सभी तो नहीं है। देखो स्थापना क्या है, हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं, सभी अस्तित्ववादी नहीं है, ये तो गलत है बिल्कुल। अगला जो है तर्क इसमें क्या दिया कि हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है, ये सही है भाई। इसमें स्थापना ए गलत है और तर्क आर सही है 24 नंबर में। अगला जो प्रश्न है भाई 25 नंबर का, ये है नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं। देखो ये एक बार हमने दलित चेतना के बारे में भी पिछली प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था कि दलितों की जो वेदना है उसको सिर्फ दलित कवि ही लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है भाई। कोई प्रेमचंद जी तो दलित नहीं थे और उन्होंने तो देखो किस तरह से दलितों की वेदना को उजागर किया है, तो कितनी कालजयी रचनाएं की हैं उन्होंने। तो ये जो पहला है कि नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं, ये कर सकती हैं, ये मानते हैं कि जैसे कबीरदास जी या किसी की पंक्ति हमने पढ़ी है, कई बार देखते हैं सुनते हैं कि जिसके पैर ने फटे बिवाई वो क्या जाने पीड़ पर आई। ये हम इस तरह से अगर संकुचित विचारधारा हो जाएगी फिर ये थोड़ी सी, जरूरी नहीं है कि जिसके दर्द होगा वही उस दर्द को जानेगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी तो हमारी तकलीफ को समझ लेते हैं। तो ये यहाँ इस दृष्टि से देखेंगे हम तो ये गलत है भाई। नारी चेतना पुरुष भी अभिव्यक्त कर सकते हैं नारी चेतना को। तो इस तरह से जो स्थापना है ए वो तो गलत हो गई। अब तर्क जो है स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग अलग हैं, ये बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन अलग चीज है और स्त्री विमर्श अलग है। स्त्री विमर्श अभी स्त्रियों को उनकी पहचान दिलाना ये एक अलग बात है, उनके ऊपर लेख लिखना एक अलग बात है। तो ये जो दोनों अलग है, तो इसमें स्थापना तो गलत है और तर्क बिल्कुल सही है। ये 25 नंबर का प्रश्न था और ये आज का आखिरी प्रश्न था भाई, आगे हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक किया करो भाई, शेयर कमेंट्स किया करो, और अगर आपको संपूर्ण अध्ययन करना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं विबोध एकेडमी से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।